T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और हर कोई ये सोच रहा है कि भाई इस बार कौन जीतेगा। इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सबकी अच्छी टीम है, वेस्ट इंडीज़ की भी अच्छी टीम है। बट मेरे हिसाब से इस बार जो मेन तीन टीमें हैं जिनके बीच कंपटीशन होने वाला है वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। जी हाँ, मुझे नहीं लगता है इस बार कि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से इस बार इंडिया को जो सबसे फेयरेस्ट चैलेंज मिलेगा वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से ही मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप पूछें कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर कौन होगा तो वो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका होगी। और उसके पीछे रीज़न है, देखिए तीनों टीमों के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, जो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 है, वो मैंने एक जगह लिखी है। फिर मैंने इन तीनों टीमों में जो जो प्लेयर्स हैं उनको एक रैंकिंग दी है कि भाई अगर इन प्लेयरों को आउट ऑफ 100 हम रैंक करें तो किसको कितने नंबर मिलेंगे। उस रैंकिंग में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम ओपनर से डिसाइड करते हैं। देखिए, ओपनर्स जो इंडिया के लिए खेलेंगे मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा, ईशान किशन खेलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि हमने देखा उन्हें इतने मैचेस भी दिए गए हैं, लास्ट मैच में हमने ये भी देखा कि फिर कीपिंग के लिए बोला गया कि ईशान किशन आप ही करिए। तो मेरे ख्याल से वो एक साइन था कि संजू सैमसन को शायद जब T20 वर्ल्ड कप आएगा तो एज एन ओपनर हम खेलते हुए नहीं देखेंगे। ईशान किशन हु हैज़ बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म, आई थिंक जब से वो टीम में वापस आए हैं उन्होंने कम से कम ये डर के नहीं खेला है। इसलिए नहीं खेला है कि भाई कहीं मेरी टीम से जगह हट ना जाए तो मैं थोड़ा अपने लिए खेलूं। वो पूरा टीम के लिए खेला है, पूरा पावर प्ले में खेले हैं, पूरा ऐसा खेले हैं कि भाई डर नहीं है उन्हें किसी का। इसीलिए मुझे लगता है ओपनिंग पोजीशन आज के दौर पे जब आप T20 का गेम देखते हैं तो ओपनिंग पोजीशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि 6 ओवर्स जब फील्ड अंदर है तो आपको मारना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इंडिया के पास होंगे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दो लेफ्ट हैंडर्स। मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स जो माने जाते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर थे। तो ये कहना कि भाई दो लेफ्ट हैंडर सक्सीड करेंगे कि नहीं, उसमें भी कोई सेंस नहीं बनाता है। दो लेफ्ट हैंडर सक्सीड कर सकते हैं। इंडिया के पास ये दोनों हैं, तो साउथ अफ्रीका के पास भी दो लेफ्ट हैंडर्स हैं, क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन। क्विंटन डिकॉक, अब इस रैंकिंग में अगर आप देखें, मैंने अभिषेक शर्मा को 92 दिए थे, ईशान किशन को 88 दिए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस समय वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में अभिषेक शर्मा से अच्छा T20 प्लेयर कोई नहीं है। तो अगर आप पूरी लिस्ट भी देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर मैंने अभिषेक शर्मा को दिए हैं, वो 92 हैं। ईशान किशन को 88 इसलिए दिए हैं क्योंकि जब से वो वापस आए हैं जो उन्होंने इंटेंट दिखाया है, दैट हैज़ बीन सेकंड टू नन। अब लोग कहेंगे क्विंटन डिकॉक को 90 क्यों दिए हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स पे जाता या मैं पिछले 3-4 साल की बात करता तो शायद क्विंटन डिकॉक को इतने आगे में नहीं रखता। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने बीच में ब्रेक लिया क्रिकेट से, उसके बाद जब से वो वापस आए हैं पिछले 4-5 महीने में जो उनका प्ले है, जिसने नहीं देखा है वो कहेगा ये शायद टू आया है। लेकिन क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली देखता आ रहा हूँ, पिछले 5 महीने में जो उनका फॉर्म मुझे दिखा है, मेरे ख्याल से अब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इस T20 वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन के उभरते हैं। पिछले 2-3 IPL बहुत अच्छे नहीं गए थे, तो मुझे लगा था कि शायद अब उनका फॉर्म कभी वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि एज जैसे बढ़ती रहती है, एज फॉर्म वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बट क्विंटन डिकॉक ने दिखाया है कि वो बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें 90 दिए हैं। रायन रिकल्टन मुझे नहीं लगता है कि इंडियन पिचेस में बहुत अच्छा खेलेंगे, तो उन्हें 82 दिया है। इंग्लैंड के दो ओपनर्स फिल सॉल्ट और बेन डकेट, दोनों ने इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रखा है। मेरे हिसाब से ये ओपनिंग पार्टनरशिप अगेन वन ऑफ द फ्यू ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं जो बहुत एक्सप्लोसिव है, जो इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप को टक्कर दे सकती है। तो फिल सॉल्ट को मैंने दिया है 90, क्योंकि अगेन मुझे लगता है अभिषेक शर्मा के बाद जो दो ओपनर्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय सबसे बेहतरीन चल रहे हैं वो हैं क्विंटन डिकॉक और फिल सॉल्ट। तो ओपनर्स अगर हम देखें तो उसमें इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। अभी से हम देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ इंडिया एडवांटेज पे है। तो ओपनर्स एक ऐसी पोजीशन है जहाँ मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। बट और टीमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भी जैसे आप देख रहे हैं 90-90 रेटेड के प्लेयर्स हैं उनके पास, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 नंबर पे मैंने सूर्य कुमार यादव को दिया है और 86 दिया है। देखिए, पिछली सीरीज़ अच्छी गई है, लेकिन उससे पहले अगर आप 2 साल से उनका फॉर्म देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। ये सीरीज़ भी जो अच्छी गई है उसमें अभिषेक शर्मा या ईशान किशन ने उनके साथ खड़े होकर शुरुआत में उन्हें मौका दिया है कि वो आराम से खेलें। अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो क्या सूर्य कुमार यादव उतना चलेंगे, आई एम नॉट टू श्योर। इसलिए 86 बहुत हाई रेटिंग भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। जिस हिसाब से उनका फॉर्म अभी चल रहा है मेरे ख्याल से इट इज़ द एप्ट रेटिंग। साउथ अफ्रीका के लिए एडन मार्करम बहुत अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं और मेरे ख्याल से इस सीज़न इस बार वो सूर्य कुमार यादव से अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनको 87 दिया है। जॉस बटलर मेरे हिसाब से T20 में अगर देखें टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम हिस्ट्री के, तो वो उसमें उनका नाम आता है, इसलिए उन्हें 91 देना बिल्कुल जायज़ है। वो अकेले आके टीम को जितवा सकते हैं इंग्लैंड की टीम को, इसलिए उन्हें 91 दिया है। इसीलिए जॉस बटलर मेरे ख्याल से एक इंग्लैंड के लिए एडवांटेज ला रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर एक ऐसी पोजीशन है जो किसी भी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप ये तीनों टीम देखें तो इंग्लैंड के पास ये सबसे अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे वो लीड बना लेते हैं कि 3 नंबर उनका सबसे बेहतरीन है। 4 नंबर पे तिलक वर्मा, डियोल्ड ब्रेविस, हैरी ब्रूक।
तीनों ऐसे बैट्समैन हैं जो यंग हैं, तीनों ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे चूज़ करने को कुछ भी नहीं है। मैंने तिलक वर्मा को थोड़े नंबर ज़्यादा दिए हैं। थोड़ा मेरे हिसाब से अगर रैंकिंग करनी हो तो तिलक वर्मा को सबसे ऊपर रखूंगा, फिर हैरी ब्रूक को रखूंगा, फिर ड्यूअल ब्रेविस को रखूंगा। बट अपने दिन पे ये रैंकिंग कभी भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि तीनों ऑलमोस्ट एट पार हैं। फिर 5 नंबर पे शिवम दुबे, साउथ अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स खेलेंगे और इंग्लैंड के लिए जेकब बेथेल। यहाँ भी मुझे लगता है कि जेकब बेथेल और स्टब्स टेक्निक वाइज ज़्यादा बेटर है, लेकिन इंडिया की पिचेस हैं तो शिवम दुबे भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। इन तीनों में भी चूज़ करना बहुत मुश्किल है। फिर 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, साउथ अफ्रीका में डेविड मिलर और इंग्लैंड के लिए विल जैक्स। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि डेविड मिलर थोड़ा पीछे रह जाते हैं हार्दिक पांड्या विल जैक्स से। बट यहाँ भी अगर आप देखें, इंडिया के पास एक एडवांटेज अब आना चालू करता है, क्योंकि बॉलिंग में हार्दिक पांड्या इंडिया में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। विल जैक्स बॉलिंग में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। भले ही मैंने उन्हें 88 दिया है, वो मैंने इसलिए दिया है कि एज अ स्पिनर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आदिल रशीद के अलावा इस इंग्लैंड टीम में कोई स्पिनिंग ऑप्शन नहीं है। बट अगर मुझे इन तीनों में रैंक करना हो तो मेरे ख्याल से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और विल जैक्स के काफ़ी ऊपर आएंगे। फिर मेरे ख्याल से विल जैक्स आएंगे, फिर डेविड मिलर आएंगे। 7वें नंबर पे रिंकू सिंह, साउथ अफ्रीका में कॉर्बिन बॉश खेलेंगे, इंग्लैंड के लिए सैम करन खेलेंगे। अब देखिए, बॉश और करन तो ऑलराउंडर है, रिंकू सिंह सिर्फ बैट्समैन है, इसलिए रिंकू सिंह को मैंने थोड़े कम नंबर दिए हैं, क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉश को 84 दिए हैं, सैम करन को थोड़ा ज़्यादा दिया है, क्योंकि वो इंडिया में खेले हुए हैं, उन्हें पता है कि कैसे इंडिया में परफॉर्म करते हैं। फिर 8 नंबर पे कुलदीप को 84 दिया। देखिए, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कुलदीप बहुत फाइन लेग स्पिनर हैं, बहुत फाइन चाइनामैन है, बट एक चीज़ जो कुलदीप के साथ पिछले 2 महीने में मैंने देखा है कि वो रन बहुत खा रहे हैं। दूसरा, एज अ नंबर 8 आपको बैटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावर स्ट्राइकर होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए 8 नंबर की पोजीशन के लिए कुलदीप, अगर आप कुलदीप यादव को ले रहे हैं तो उनकी रैंकिंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि बैटिंग में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना से मार्को यानसन करते हैं या जोफ्रा आर्चर करते हैं। 9 पे वरुण चक्रवर्ती को मैंने 90 दिया है, एंड आई थिंक उसमें कोई भी डाउट नहीं हो सकती। जब से वो इंडियन टीम में वापस आए हैं, जो उनकी मिस्ट्री है उसे कोई भी रीड नहीं कर पा रहा है, उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा है। बड़े बड़े टीमों के लिए मुश्किल हो रही है। बट उनको मैच करने के लिए साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के पास भी अपना अपना ट्रम्प कार्ड है। केशव महाराज, आदिल रशीद पिछले 5, 6, 10 सालों से ऐसी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं कि उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग जब भी T20 खेले हैं बहुत बेहतरीन खेले हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल से इन दोनों को रैंकिंग में भी मैंने वरुण चक्रवर्ती के बराबर दिया है। अब 10 नंबर पे जसप्रीत बुमराह, मेरे ख्याल से ये स्टैंड आउट करेंगे। रबाडा उनके पास हैं, लेकिन इंग्लैंड के पास 10 और 11 दोनों पे ही कोई ऐसे बॉलर्स नहीं है जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के आसपास हो। इसीलिए अगर आप पूरी रैंकिंग देखें, ओवरऑल रैंकिंग अगर आप मुझसे पूछे, तो इंडिया स्लाइटली अहेड है, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका होगी और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड होगी। क्योंकि इंग्लैंड के 10 और 11 जॉश टंग और लुक वुड दोनों ही ऐसे बॉलर नहीं है जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। मुझे लगता है कि दोनों काफ़ी रंग के लिए भी जा सकते हैं। जबकि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह जो T20 के फैंटास्टिक बॉलर हैं। साउथ अफ्रीका के पास एंगिडी रबाडा हैं, अगर एंगिडी नहीं चलते हैं तो आंद्रे नोकिया हैं। इंडिया के पास हर्षद राणा है, बट इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है, वो बहुत सरप्राइजिंग है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस समय हम देखें, इंडिया स्लाइट फेवरेट्स है, बट ऐसा नहीं है जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ही जीतेगी। मेरे ख्याल से अभी भी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड 2 ऐसी टीमें हैं जो इंडिया को डेंट पहुंचा सकती हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका। क्योंकि मुझे, अगर आप बैलेंस भी देखें, दोनों टीमों में इतना कोई बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया कोई हेड एंड शोल्डर्स अबव साउथ अफ्रीका है। दुनिया चाहे जो बोले, जिसने क्रिकेट पिछले 4-5 महीने में देखा है वो जानता है कि साउथ अफ्रीका को हराना सबसे मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए मुझे लगता है अगर इंडिया को जीतना है तो उन्हें एटलीस्ट साउथ अफ्रीका से बेहतर क्रिकेट खेलना ही होगा। आप लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये T20 वर्ल्ड कप, और आपके हिसाब से कौन होना चाहिए फेवरेट्स।